नमस्कार साथियों, आज हम लोग राष्ट्रपति चुनावों में जिस तरीके से मतदान और मतगणना होती है इस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाया था राष्ट्रपति के चुनावों पे, उसमें कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से जो अंतिम पोर्शन था, बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे दर्शकों ने इसका संज्ञान लिया कि उसमें जो लास्ट पार्ट था वो मिस हो गया था, और इसलिए जो पोलिंग और काउंटिंग का पार्ट था वो पोलिंग और काउंटिंग का पार्ट उसमें रह गया था। उस पर आज हम लोग पुनः चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश में 15वां राष्ट्रपति हम चुनने जा रहे हैं, लेकिन ये 16वां राष्ट्रपति का चुनाव है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका कारण ये है कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे, और इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो तो 15वां होगा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ये 16वां होगा। जो हमारे 14वें राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो 25 जुलाई को रिटायर कर रहे हैं, और उनकी रिटायरमेंट के पहले ही 18 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, और 21 जुलाई को मतगणना होगी। अभी तक जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 79 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन केवल 2 प्रत्याशी, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, इन 2 के नामांकन वैध पाए गए, और केवल इलेक्शन कमीशन ने जो अपना ऑर्डर जारी किया उसमें इन केवल 2 प्रत्याशियों को मान्यता दी गई है। और अब जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो एनडीए और भाजपा की प्रत्याशी हैं, और जो यशवंत सिन्हा है वो विपक्ष के प्रत्याशी है। ये 2 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। सारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया था कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के अंतर्गत होता है, और जिसके लिए कि द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल रूल्स 1974 में बनाए गए थे, जिसमें समय समय पर संशोधन होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 सिद्धांतों का पालन होता है। पहला, सीक्रेट बैलेट, जिस पे कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। गुप्त मतदान, और जाहिर है कि चूंकि ये गुप्त मतदान है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। दूसरा सिद्धांत था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात जो राज्य जितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उतना ही वजन उसका इलेक्टोरल कॉलेज में, उतना ही वजन उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मिलेगा। ये 2 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है वो, जैसा कि छात्रों ने बताया कि प्रेफरेंशियल वोटिंग और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये अर्थात एक सिद्धांत उसमें मतदान में लागू होता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग, और एक सिद्धांत मतगणना में लागू होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले जल्दी से इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में एक बार पुनः अपनी मेमोरी को फ्रेश कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचक मंडल से होता है। जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। इस निर्वाचन में सारे निर्वाचित एमएलएज और सारे निर्वाचित एमपीज होते हैं, सभी राज्यों के, एनसीटी दिल्ली के और पुडुचेरी के, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के। तो इस प्रकार से 28 राज्यों के सभी एमएलए और दिल्ली और पुडुचेरी के भी एमएलए इसमें शिरकत करते हैं। और देखा जाए तो पूरे देश में 776 अर्थात 776 निर्वाचित एमपीज हैं और 4033 निर्वाचित एमएलएज हैं। अर्थात इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो निर्वाचकों की कुल संख्या 4809 बैठती है। और इनके सारे मतों का जो मूल्य है, जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने निकाला था, जो 10,86,431 है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूले के अनुसार इसके लिए मत जो विजयी प्रत्याशी को जो कोटा प्राप्त करना होता है विजय के लिए 10,86,413 में से वो 50% +1 होता है। अर्थात 10,86,431 में 2 से भाग दीजिए, भागफल जो आएगा उसमें जो फ्रैक्शन होता है उसको इग्नोर कर दीजिए। भागफल आया 5,43,215 है, और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 50% +1 का फॉर्मूला आ जाता है। और इस प्रकार से विजयी प्रत्याशी को 5,43,216 वोटों को इस बार जरूरत पड़ेगी। सारा का सारा जो मतदान होता है इसमें जितने भी एमपीज होते हैं वो सामान्यतः दिल्ली में पार्लियामेंट की जो एनेक्सी है उसमें वोट करते हैं,
और जितने भी एमएलए हैं भिन्न भिन्न राज्यों में, जैसे कि आप जानते हैं 28 राज्यों में भिन्न भिन्न जो एमएलएज हैं वो अपना मतदान अपने सेक्रेटेरिएट में करते हैं, जो अपने रिस्पेक्टिव असेंबली के सचिवालय हैं वहाँ करते हैं। और प्रत्येक एमपी अगर वो चाहे कि वो दिल्ली में मतदान न करे, वो अपने किसी राज्य की राजधानी में मतदान करे तो वैसा कर सकता है उसके लिए लेकिन उसको अनुमति पहले इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर कोई एमएलए ये चाहता है कि वो दिल्ली में उस दिन है और वो दिल्ली में मतदान कर सके तो वो ऐसा कर सकता है, इसके लिए उसको इलेक्शन कमीशन की अनुमति लेनी पड़ेगी। या अगर कोई एमएलए चाहता है कि वो एक राज्य में है लेकिन वो जाके दूसरे राज्य में मतदान करे तो वो ऐसा भी कर सकता है, इसके लिए भी उसको इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये रही मतदान की बात कि मतदान स्थल क्या होगा और कौन कहाँ पे मतदान करता है। अब मतदान जब कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है वो मतदान जब करता है तो सबसे पहला जो सिद्धांत लागू होता है मतदान में, गुप्त मतदान तो हो ही गया वो तो आप जानते ही हैं, वो होता है वरीयता के आधार पे मतदान करना। अर्थात जितने भी प्रत्याशी हैं, अब तो आप देख रहे हैं कि केवल 2 ही प्रत्याशी मैदान में हैं, इसलिए अगर आप चाहें, अगर कोई भी एमएलए चाहे, अगर कोई भी एमपी चाहे, वो दोनों प्रत्याशियों को मत दे सकता है। और मत देने की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स में रूल 17 में बाकायदा वो वर्णित है और उसमें कहा गया है कि जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में उन सभी को कोई भी इलेक्टर प्रेफरेंसेस के आधार पे जितना चाहे वोट दे सकता है। अर्थात अगर 5 प्रत्याशी खड़े हैं तो वो 5 को वोट दे सकता है प्राथमिकता के आधार पे। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन 5 प्रत्याशी में, या अभी तो जैसे 2 प्रत्याशी हैं तो अगर वो दोनों को चाहे तो दोनों को मत दे सकता है, लेकिन उसको उसमें प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी। और प्राथमिकता कैसे निर्धारित करना पड़ेगा? उसमें उसको संख्या लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5 जितने भी प्रत्याशी हैं उनको अपनी प्राथमिकता के आधार पर संख्या लिखना पड़ता है। और इस प्रकार से जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा चाहता है उसके आगे नाम के 1 लिख सकता है। अगर वो चाहे तो केवल एक प्रत्याशी को ही वोट दे, उसके नाम के आगे 1 लिखे। जरूरी नहीं कि आप सभी प्रत्याशियों को वोट दें, आप एक प्रत्याशी को भी 2 वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी चाहे कि वो दोनों प्रत्याशियों को वोट दे, मुर्मू को भी वोट दे और सिन्हा को भी वोट दे, तो वो ऐसा कर सकता है, किसी को 1 और किसी को 2 नंबर दे सकता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो प्राथमिकताएं हैं ये शब्दों में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। इसको रिकॉर्ड करने की तीन तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन न्यूमरल्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, नंबर में, संख्या में रिकॉर्ड किया जाएगा। पहला की जो भारतीय भाषाओं की जो इंटरनेशनल फॉर्म है 1 2 3 4 जिसमें हम लिखते हैं उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, उसको रोमन फॉर्म में लिखा सकते हैं। रोमन में आपने देखा होगा रोमन न्यूमरल्स अलग से चलते हैं। और या आप किसी भी भारतीय भाषा में जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं उस संख्या में आप लिख सकते हैं। तो चुनाव आयोग 3 प्रकार की संख्याओं को मान्यता देता है। अब अगर आपने अपना इसका पालन नहीं किया तो आपका मतपत्र इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने 1 लिखा और ए और क लिखा या 1 लिखा तो उसका बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर उसने एक संख्या, प्रथम संख्या जो है वो ऐसी लिखी कि जो कि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो पहले में लिखी है कि दूसरे में लिखी है, तो उसका वोट निरस्त हो जाएगा। तीसरा, कि अगर मान लीजिए उसने दोनों प्रत्याशियों को 1 लिख दिया या कई प्रत्याशियों को 1 लिख दिया तो भी उसका बैलेट पेपर निरस्त हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है जो कि इलेक्शन कमीशन देखता है कि कोई बैलेट पेपर ऐसा तो नहीं जो इन ऑर्डर ना हो। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि अगर कोई वोटर, कोई इलेक्टर, ऐसा तो वैसे नॉर्मली आजकल है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि जब संविधान बना था बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते थे जो कि संख्या निरक्षर हों, जो कि संख्या भी नहीं लिखना ठीक से जानते हैं, तो ऐसे, या वो ब्लाइंड हों, हाँ, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए व्यवस्था ये बनाई है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके
कहने के अनुसार ही उनके वोट को रिकॉर्ड करेगा और उसको बैलेट बॉक्स में डालेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एमपी या कोई भी एमएलए जो कि जेल में है वो मतदान नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 62(5) के अनुसार, 62(5) के अनुसार वो कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी एमएलए, वो कोई भी एमपी जो कि जेल में बंद है वो मतदान नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो निवारक नज़रबंदी में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, तो वो मतदान कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके लिए जो व्यवस्था बनाई है हमारे कानून में वो ये बनाई है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी, जिस सरकार के अंतर्गत वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उस सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को सूचित करे कि उसके यहाँ कौन सा एमपी या कौन सा एमएलए निवारक नज़रबंदी में बंद है। तो इलेक्शन कमीशन उस जेल अथॉरिटी को सील लिफाफे में रजिस्टर्ड पोर्ट से पोस्टल बैलेट भेजेगा, जहाँ पे कि उस जो निवारक नज़रबंदी में जो भी बंद एमएलए या एमपी हैं उनके हस्ताक्षर वेरीफाई किए जाएंगे और हस्ताक्षर वेरीफाई करने के बाद जो है उनका वोट रिकॉर्ड किया जाएगा, दिल्ली भेजा जाएगा। और इस प्रकार से जब सारा मतदान हो जाता है तो सारे राज्यों के, दिल्ली और पुडुचेरी मिला के सारे जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो भेज दिए जाते हैं दिल्ली रिटर्निंग ऑफिसर के पास। जैसा कि इस बार आप जानते हैं कि इस बार राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तो उनके कार्यालय में सारे बैलेट बॉक्सेस भेज दिए जाते हैं और वहाँ पे काउंटिंग होती है। अब आइए काउंटिंग पे देखते हैं कि काउंटिंग जब होती है तो ये भी बड़ा ही अपने में रहस्यमय और महत्वपूर्ण एक छात्रों को लगता है कि काउंटिंग राष्ट्रपति के चुनाव में होती कैसी है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की काउंटिंग जो है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है, अर्थात एकल संक्रमणीय पद्धति का वहाँ पालन किया जाता है। अब ये एकल संक्रमणीय पद्धति होती क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि किसी भी प्रत्याशी को जीत के लिए कोटा एक निर्धारित किया जाता है जो टोटल वैध मतों का 50% + 1 होता है। अब इस मत को प्राप्त करना अब तो बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि 2 ही प्रत्याशी हैं। जब भी कोई गणना होगी तो 2 प्रत्याशियों में से एक को बहुमत मिल ही जाएगा, 50% + 1 मिल ही जाएगा, इसलिए वो जीत जाएगा। इसलिए अब ये तो समस्या ही समाप्त हो गई कि भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का वहाँ पे कोई औचित्य है या नहीं है। 2 प्रत्याशियों में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का कोई औचित्य नहीं है। जब ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं, परिकल्पना करिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 5 प्रत्याशी होते हैं और 5 प्रत्याशी में ये होता है कि हर प्रत्याशी को जो प्रथम वरीयता के मत होते हैं, पहली जो चक्र की गणना होती है उसमें प्रथम वरीयता मतों को गिना जाता है। अर्थात प्रत्याशी A, B, C, D, E, मान लीजिए 5 प्रत्याशी हैं और जितने भी मैंने आपको बताए कि 4000 समथिंग जो निर्वाचक हैं, तो उसमें से कितने लोगों ने प्रथम वरीयता के मत को A को दिया है, कितने लोगों ने प्रथम वरीयता मत B को दिया है, कितने लोगों ने C को दिया है, कितने ने D को दिया है, कितनों ने E को दिया है। पहले इलेक्शन कमीशन फर्स्ट राउंड में ये चीज़ निकालेगा और उसको गणना करके पहले कॉलम में बताएगा कि किसको कितने मत मिले हैं। अब ये देखा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत रिक्वायर्ड था, जो कोटा रिक्वायर्ड था, वो कोटा क्या था? 5,43,216। तो प्रथम चक्र की गणना में अगर किसी को 5,43,216 मत प्राप्त हो जाते हैं तो कहानी खत्म हो जाती है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो निर्वाचित घोषित हुआ। लेकिन 5,43,216 मत अगर किसी को नहीं प्राप्त हुए तब क्या हो? ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था ये बनाई गई है कि अब तो कोई नहीं पाया उतना वोटा, तो 5वें को एलिमिनेट कर दिया गया है। A, B, C, D मैदान में रहेंगे और E को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और E के जितने बैलेट पेपर्स हैं उन सारे बैलेट पेपर्स को अलग कर दिया जाएगा। और अब देखा जाएगा कि E को जितने भी बैलेट पेपर्स हैं उसमें द्वितीय वरीयता के मत किसको, A को कितने मिले हैं, B को कितने मिले हैं, C को कितने मिले हैं, D को मिलते हैं। तो दूसरे खाने में A, B, C और D को मिलने वाले द्वितीय वरीयता मतों को गणना की जाएगी कि भाई E को जो एलिमिनेट किया गया है उसमें से कितने लोगों ने A को, B को, C को, D को द्वितीय वरीयता के मत दिए हैं। फिर उसकी गणना की जाएगी और फिर ये देखा जाएगा कि क्या उनको 5,43,216 वोट द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो जिसके हो रहे हैं उसको
घोषित कर दिया जाएगा, और अगर नहीं होते हैं तो फिर चौथे जो A, B, C, D में D को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और D के मतों को इसी प्रकार से A, B और C में देखा जाएगा कि इसमें द्वितीय वरीयता के मत कौन कौन से हैं। और इस प्रकार से ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसी को 5,43,231 वोट मिल नहीं जाते हैं। और जब किसी को 5,41,231 वोट मिल जाएंगे तो उसको घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसमें जो प्रेफरेंशियल वोटिंग है कि फर्स्ट काउंट, सेकंड काउंट, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इसका महत्व इसीलिए है कि जब मतगणना होती है तो द्वितीय वरीयता के मतों की बहुत ज़्यादा भूमिका उसमें होती है, और इसलिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही ये सब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एक प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर देता है और उसको इलेक्शन कमीशन को और सरकार को दोनों को सूचित कर देता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अभी जब शुरुआत में अगर आप देखें तो अभी भी आपने देखा कि बहुत सारे 79 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन फाइल किया था। तो अब तो उनको एलिमिनेट करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रूल कड़े कर दिए हैं। पहले क्या था कि 52, 57, 62, 67 और 69 जब ये 5 शुरुआती चुनाव हुए तो बड़ी समस्या आती थी, और समस्या ये आती थी कि बहुत ज़्यादा लोग अपने नॉमिनेशन फाइल कर देते थे, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करना बड़ा सरल था, बड़ा आसान था, उसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट थी एलिजिबिलिटी की, और इसलिए लोग कर देते थे। और उसका लेकिन दूसरा जो दुष्परिणाम होता था वो ये होता था कि जो लोग हारते थे उसमें बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कर देते थे, झूठ मूठ सुप्रीम कोर्ट का भी समय वेस्ट करते थे और राष्ट्रपति को भी संकट में डालते थे। इसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे संसद ने द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में बनाया, अर्थात उसने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कानूनों में जो 1952 का था उसमें संशोधन किया। और उस संशोधन में जो बहुत प्रमुख चीज़ें की वो बहुत ही अहम थी, उसको आपको जानना जरूरी है। 3-4 चीज़ें उसमें बहुत मेजर किया गया। पहला कि पहले प्रस्तावकों और सेकेंडर्स की संख्या अर्थात अनुमोदकों की संख्या बहुत कम थी। अब 1974 के बाद से जो परिवर्तन हुआ है उसमें किसी भी प्रत्याशी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की व्यवस्था की गई है। और ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर आपने एक कैंडिडेट का प्रस्ताव किया है या अनुमोदन किया है तो दूसरे किसी भी कैंडिडेट का ना तो आप प्रस्ताव कर सकते हैं ना अनुमोदन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये महत्वपूर्ण बनाई गई है कि 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसको खैर मैं बहुत बड़ी रकम नहीं मानता, ये आजकल के ज़माने में बहुत छोटी रकम है, लेकिन ये जो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक अनुमोदक हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वे केवल 30 दिन के अंदर ही राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा होने के 3 दिन के अंदर ही वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा फैसले के खिलाफ कर सकते हैं या राष्ट्रपति के निर्वाचन के विरुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। या तो 20 निर्वाचक या कैंडिडेट जाके सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होने से अब बहुत अच्छा हो गया है कि अब केवल प्रमुख 1-2 प्रत्याशी ही मैदान में रहते हैं सामान्यतः, और इलेक्शन कमीशन को भी आसानी होती है, मतगणना में भी बहुत आसानी होती है, और चुनाव कई चक्र नहीं होने पड़ते, एक ही चक्र में निपटारा हो जाता है। क्योंकि 2 ही कैंडिडेट से जाहिर है किसी को 50% +1 मिलेगा और किसी को 50% +1 से कम मिलेगा। और इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में जो बोगस कैंडिडेट्स हैं उनको अब एलिमिनेट कर दिया गया है, जिससे कि मतदान प्रक्रिया और काउंटिंग प्रक्रिया भी बहुत सरल हो गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पहले का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था राष्ट्रपति के चुनाव में उसमें अंत में जो कमियां रह गई थी, तकनीकी खामियां, उसके की वजह से आप ये जो वीडियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री आपको उसमें मदद करेगा। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो आप पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।